हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम है रिहान मलिक। मैं बागपत मेडिकल इंस्टीट्यूट यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको टीएमई सीरीज की नई वीडियो में सोल टीएमई सेकेंडरी की अप्रैल अक्टूबर सेशन की सोल टीएमई कराने जा रहा हूं, जिसमें आपको पता भी है कि 6 क्वेश्चन आते हैं। उसके मैं आपको 6 क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता भी है कि हर एक क्वेश्चन में 40 से 60 वर्डों में आंसर देना होता है। उसी क्वेश्चन का हमने पहला पार्ट लिया है, जिसका क्वेश्चन है सांस्कृतिक पहचान विषय पर लघु टिप्पणी लिखिए। सांस्कृतिक पहचान एक व्यक्ति की पहचान, या हम कह सकते हैं कि उसकी आत्मधारणा या आत्मधारणा का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, और उसकी राष्ट्रीयता, जातीय, धर्म, सामाजिक वर्ग, पीढ़ी या इलाके किसी भी प्रकार के सामाजिक समूह से संबंधित है, जिसकी अपनी अपनी सांस्कृतिक होती है। संस्कृति भी 2 प्रकार की होती है, किसी की जल्दी विलय हो जाती है या किसी की स्थिर होती है। ऐसे इसमें वर्णन किया गया है संस्कृति के बारे में। जैसे सांस्कृतिक पहचान एक तरल प्रक्रिया है जो विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अनुभवों से बदल जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लोग दूसरे की तुलना में अधिक सांस्कृतिक पहचान परिवर्तन से गुजरते हैं, जो जल्दी से जल्दी बदल जाते हैं, उनको परिवर्तन बोला गया है इसमें। और जो कम बदलते हैं उनको एक स्पष्ट सांस्कृतिक पहचान होती है, जिसका मतलब होता है उनकी संस्कृति का एक गतिशील लेकिन स्थिर एकीकरण है। वे जल्दी से नहीं बदल पाते हैं, उनके अंदर एक ठहराव होता है। तो 2 तरह की संस्कृति का वर्णन किया गया है, और आप इसको वीडियो पॉज करके उतार भी सकते हैं। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन का हमने बी ऑप्शन लिया है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि मध्यकाल के भक्ति आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भक्ति आंदोलन के बारे में हम जिक्र करते हैं। भक्ति आंदोलन मध्ययुगीन हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन था, जिसमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति की पद्धति को अपनाकर समाज के सभी स्तरों में धार्मिक सुधार लाने की मांग की गई थी। 6वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान तमिलकम में उत्पत्ति उत्तर की ओर फैलने से पहले वैष्णव, अलवारों और शैव नायरों की कविताओं और शिक्षाओं के माध्यम से इसे प्रमुखता मिली। इसमें प्रमुखता के सबसे मेन सोर्स क्या है? उसमें सोर्स है वैष्णव, अलवारों की, शैव नायरों की कविताएं और शिक्षाओं के माध्यम से, इनके ये सबसे मेन सोर्स है। यह 15वीं शताब्दी के बाद से पूर्व और उत्तर भारत में बह गया। मतलब जो इसका जो मध्य भक्ति आंदोलन था, ये 15वीं शताब्दी के बाद इतना ब्रॉड, इतना फैलने लगा कि ये 15वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में अपने चरम पर पहुंच गया। मतलब बहुत ही ज्यादा चरम पर हो गया था भक्ति आंदोलन, जो हिंदू वर्ग आंदोलन में माना जाता है। बच्चों, आपको समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो पॉज करके दूसरा भी आप उतार सकते हो। चलो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में भी यही कंडीशन है। हमने उसका बी क्वेश्चन लिया है। तो बी ऑप्शन में हमने देखते हैं, प्राचीन भारत में गणित के क्षेत्र में हुए 3 प्रमुख योगदानों का उल्लेख कीजिए। तो हम देखते हैं कि गणित शास्त्र के क्षेत्र में 3 प्रमुख योगदान क्या है। वो ये है कि चिन्हांकन पद्धति, दशमलव पद्धति और शून्य का प्रयोग, चिन्हांकन पद्धति और संख्या का ज्ञान जो अरबों के द्वारा पश्चिम ले जाया गया। इन अणकों ने रोमन अणकों का स्थान ले लिया। शून्य का आविष्कार भारत में 2वीं शताब्दी ईस्वी में हो चुका था, जैसे आपको भी पता है, आर्यभट्ट ने करा था। ब्रह्मपुत्र का ब्रह्म स्फुट सिद्धांत नामक पहला ग्रंथ है, जिसने शून्य को एक संख्या के रूप में परिगणित किया था। जो शून्य था उसको एक गणित के रूप में, जो एक गणित के रूप में गणित के फॉर्म में जो लेकर आए थे, उनका नाम था ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। इसलिए ब्रह्मपुत्र ही पहला व्यक्ति है जिसने शून्य का आविष्कार किया। उसने ऐसे नियम बनाए जिसमें शून्य का प्रयोग अन्य संख्याओं के साथ किया जा सकता था। आर्यभट्ट ने बीजगणित की खोज की और त्रिकोण का क्षेत्रफल ज्ञात किया। आप इन दोनों फर्क जान सकते हैं। ब्रह्मपुत्र ने शून्य का आविष्कार एक गणित के रूप में किया, जिससे गणित में हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कैसे शून्य के अंदर ला सकते हैं। लेकिन आर्यभट्ट
आर्यभट्ट ने गणित में जो बीज गणित होता है उसमें उसका और त्रिकोण में के क्षेत्रफल में उसमें उसका प्रयोग किया है, जैसे इसमें लिखा भी गया है, जिसमें त्रिकोणमिति का जन्म हुआ है। त्रिकोणमिति का जन्म आर्यभट्ट ने जब शून्य का यूज करा था तभी करा था त्रिकोणमिति का जन्म, जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। चलो बच्चे हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, चौथे क्वेश्चन की तरफ। खगोल शास्त्र के क्षेत्र में आर्यभट्ट के योगदानों की चर्चा कीजिए। आर्यभट्ट द्वारा सुझाई गई खगोलीय गणना और निष्कर्ष इस तथ्य से असाधारण है कि ऐसा करने के लिए उनके पास कोई आधुनिक उपकरण नहीं था। जैसे आप जानते हैं कि पहले ऐसा कोई उपकरण नहीं थे, पहले ऐसे कोई साधन नहीं थे जैसे हम किसी चीज का खगोलीय गणना कर सके। अब तो कैलकुलेटर है, फोन है, सब चीजें हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। उनके पास बहुत तेज दिमाग था और उनके संपूर्ण और कड़ी मेहनत ने उन्हें सौर मंडल के विभिन्न रहस्यों को सुलझाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वे कठिन मेहनत करते थे। उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी आकार में गोल है। देखो उन्होंने कितनी मेहनत की होगी जो उन्होंने ये बता दिया कि पृथ्वी आकार में गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात का अस्तित्व बनता है। उनके द्वारा कई अंधविश्वासों को चुनौती दी गई और उन्होंने उन्हें गलत साबित करने के लिए वैज्ञानिक कारण प्रस्तुत किए, जो बोलते हैं कि ये हमारे उसके अपने कारणों से घूमती है या अपने जादू टोनों से घूमती है, जो अंधविश्वास बोलते हैं, उन्होंने उसको चुनौती दी है और उनके सामने वैज्ञानिक को लाए हैं, वैज्ञानिक परिस्थिति लाए हैं, जिससे उन्होंने उनको चुनौती देकर कहा कि ये एक वैज्ञानिक रूप है, ये पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी अपनी दूरी घूमना, पृथ्वी गोल है, ये सब एक वैज्ञानिक रूप है। उन्होंने यह भी कहा कि चंद्रमा के पास कोई प्रकाश नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं है, वह चमकता है क्योंकि वह सूर्य से प्रकाश को दर्शाता है। उन्होंने ये कह दिया इसमें कि सूरज का जो प्रकाश है वो रिफ्लेक्ट होकर चंद्रमा पर पड़ता है और उसी का ही रोशनी हमें दिखाई देती है। हमें लगता है कि चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश है, ऐसा लेकिन नहीं है। उन्होंने इस गलत धारणा को भी गलत साबित किया कि ग्रहण पृथ्वी और चंद्रमा द्वारा डाली गई छाया से बनी छाया के कारण होता है। आर्यभट्ट ने कुछ ग्रहों की असंगत गति को दर्शाने के लिए ग्रीक दार्शनिक टोलेमी के समान ही ग्रह चक्रों का उपयोग किया है। इस महान खगोलविद ने प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टीय लिखा। उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा जिसको आर्यभट्टीय कहा गया, जो खगोल विज्ञान पर आधारित है, जो इन पे ही आधारित है, खगोल विज्ञान पर। पृथ्वी, तारे, जितने भी हमारे प्लेनेट है, इन पे आधारित है। आप इसको देख भी सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको 100 से 150 शब्दों में देना है। इसका हमने बी ऑप्शन चूज किया है। ये है कि सह अस्तित्व की अवधारणा के केवल देश की भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है। उन्होंने इसमें यह कहा है कि जो हमारे सह अस्तित्व की अवधारणा है वो केवल हमारी जो भौगोलिक ज्योग्राफी और हमारी पॉलिटिकल जो सीमा है उससे वहां तक ही लिमिट नहीं है, उससे आगे भी है। उसमें इन्होंने वर्णन किया है। जैसे इन्होंने बताया कि सह अस्तित्व की अवधारणा केवल देश की भौगोलिक और राजनीतिक सीमा रेखाओं में अवदत नहीं है। भारत का एक विश्वपरक दृष्टिकोण है। भारत एक बहुत बड़ा विश्वपरक दृष्टिकोण है और वह संपूर्ण दुनिया में शांति और सद्भाव का संदेश फैलाता है। और वह यह संदेश फैलाता है कि वह पूरी दुनिया में शांति और आपका सद्भाव का संदेश फैलाता है। ये आपको ही पता है कि हमारा देश कितना ही शांति प्रिय है। और देशों के मुकाबले और देशों में बहुत ही ज्यादा युद्ध, नफरतें बहुत चलती रहती है। भारत नस्लवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ जोरदार आवाज उठाता आ रहा है। इसने शुरू से ही दुनिया में शक्ति खेमों के बनने का विरोध किया है। जैसे आप शक्ति खेमों का मैं आपको बता देता हूँ, शक्ति खेमों कैसे बोलते हैं। शक्ति खेमों का जैसे कोई अपना परमाणु या कुछ ऐसी चीज बनाने की जिससे युद्ध में यूज हो जाती है। इन्होंने शक्ति खेमों के बनने का विरोध किया है कि ये चीजें नहीं बननी चाहिए। हमारा पूरी दुनिया एक शांति प्रिय होनी चाहिए, प्यार से रहे। तो ये चीजें युद्ध की जितनी भी प्रक्रिया होती है ये चीज ना बनाई जाए। तो इन्होंने पहले विरोध किया, हमारे देश ने पहले से विरोध करता आ रहा है। जो भी देश बनाते हैं कि ये चीजें नहीं बननी चाहिए, जो युद्ध की सामग्री होती है वो चीजें ऐसी नहीं बननी चाहिए। बनेंगे तो यूज भी होंगी, प्रयोग में भी आएंगे, वो एक दूसरे पे ही आएंगे, हम लोगों पे ही आएंगे। वास्तव में भारतवर्ष गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक संस्थापक सदस्य रहा है। विकासशील और विकसित देशों के विकास के प्रति भारतवर्ष
हमेशा देश से प्रतिबद्ध रहा है। इस तरीके से भारत विश्व भारत के भागीदार के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। जैसे आप जानते भी हो, दुनिया की प्रगति में पहला योगदान करता आ रहा है। यह भी स्मरणीय है कि भारत का उपमहाद्वीप सभी राजनीतिक सीमाओं को लांघते हुए सदियां से एक सांस्कृतिक इकाई रहा है। आप भी जानते हो, जो हमारे उपमहाद्वीप है, ये जो जितनी पॉलिटिकल सीमाएं हैं, इसको भी लांघते हुए, इसको भी साइड में रखते हुए एक अपना एक सांस्कृतिक इकाई रहा है। ये आप भी जानते हो। हेलो गाइस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बागपत मेडिकल इंस्टीट्यूट की एक ऐप है, जिसका लिंक इस वीडियो में नीचे दिया गया है। वहां से उसको डाउनलोड कीजिए और उसमें आपको सब चीज प्रोवाइड की जाती है। जैसे सोल्ड टीएम में हो गया, टेस्ट बुक होंगे, टेस्ट सीरीज होंगी, उसमें आपकी बुक होंगी, उसमें आपके पीडीएफ के रूप में जो दिए जा रहे हैं सारे, और भी बहुत सारे मटेरियल हैं जो आपको उसमें जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट वहां जाइए और उसको डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन को। चलिए यहाँ से यहाँ तक करा भी फिलहाल।